हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल हायर योरसेल्फ विद एजुकेशन। और इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो एनटीपीसी सीजीएल या सीएचएसएल के अंदर जो साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर या फिर कुछ इंपॉर्टेंट है या जो अभी रनिंग जो आपका ऑनगोइंग एनटीपीसी एग्जामिनेशन है जिसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं या कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछे भी जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एग्जाम में नेक्स्ट पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर हमारा टॉपिक जो है वो वर्क वाला है, मतलब हम थोड़ा सा वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन जो आपको विजिबल है स्क्रीन पे वो है वर्क डन अपॉन अ बॉडी एज। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि अगर किसी बॉडी पे काम किया जाता है, अगर हम काम कर रहे हैं तो वो कौन सा क्वांटिटी, आपका वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, या फिर आपका दोनों ही है, मतलब वेक्टर भी है स्केलर भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखो क्या करना है आपको। उसने वर्क पूछा है, वर्क का मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, तो काम जो कर रहे हो वो आप किसी भी डायरेक्शन में करो वो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है। आप चाहे नॉर्थ डायरेक्शन में करो, साउथ में करो, ईस्ट में करो, वेस्ट में करो, काम जो है वो काम है। या दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। और साथ में एक एंगल भी आता है, ठीक है, लेकिन एंगल वाला कंसेप्ट अगर यूज़ ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। अगर हम एक लीनियर वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क क्या होता है आपका, एफ डी और कॉस थीटा इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। ये फॉर्मूला है, याद कर लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपका जो कार्य है, वर्क जो है वो क्या होता है, तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा दूरी। या फिर अपन बात करें कि वर्क दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों ही ये फॉर्मूला जो है वर्क है। वर्क जो होता है वो ध्यान रखना कभी भी किसी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। आप किसी भी डायरेक्शन में वर्क करो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वर्क जो होता है वो आपका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखो स्केलर जो होता है या फिर अपन बात करें अदिश राशि जो होती है उसके अंदर आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहती है। सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर की अगर हम बात करें तो वेक्टर के अंदर क्या होता है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वेक्टर के और स्केलर के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपका मैग्नीट्यूड रहेगा, साथ में डायरेक्शन रहेगी, ये दोनों चीज़ें होती हैं वेक्टर के अंदर। अब इनका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कोई वैल्यू, जैसे अगर हम बात करें कि कोई बंदा है वो मूव किया 20 मीटर पर सेकंड से, तो जब तक ये 20 मीटर पर सेकंड है वो सिर्फ क्या है आपका स्केलर है, मतलब हमें पास वैल्यू है 20, तो वो मैग्नीट्यूड है। अगर हम बात करें कि भाई वो 20 मीटर पर सेकंड है उसकी स्पीड और नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन कर दी कि आपने कि नॉर्थ के अंदर है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वर्क डन ध्यान रखना, वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। और फॉर्मूला भी याद रखना, वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क के बारे में अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है, कभी कभी हो सकता है ये पूछ लेता है कि वर्क की जो एसआई यूनिट क्या होती है। देखो फोर्स क्या है, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। अगर फोर्स की नहीं पता हो तो फोर्स की भी समझ लो। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर। ठीक है, ये हम मोशन वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को मोशन वाला रीड करना हो तो आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाके रीड कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो न्यूटन इंटू मीटर हो गया आपका, तो ऐसा यूनिट जो है उसका आप न्यूटन इंटू मीटर राइट कर सकते हो। और दूसरा आपका यूनिट होता है जूल। तो ये भी यूनिट किसकी है, वर्क की यूनिट है। न्यूटन इंटू मीटर और जूल दोनों ही यूनिट किसकी है, वर्क की यूनिट है। अगला क्वेश्चन है वर्क डन इज। अब बात करते हैं कि वर्क डन जो है वो कैसा रहता है। तो ठीक है, ये समझना आप, वर्क डन हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक तो पॉजिटिव वर्क डन होता है, एक नेगेटिव वर्क डन होता है, और एक वर्क डन होता है जीरो। ठीक है, समझना, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। देखो अगर जैसे कोई हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कोई बॉडी की बात करते हैं, जैसे ये कोई बॉडी है, अगर उस पर तुम फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन के अंदर, और आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, मतलब बॉडी जो है डिस्प्लेस हो रही है इसी डायरेक्शन के अंदर, तो अगर आपका फोर्स और डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है तब तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं जैसे बॉडी की बात करूँ, बॉडी को ये है, आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन के अंदर और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब समझना अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। तीसरा केस लेते हैं कि आपका बॉडी ए है जिसके अंदर आपने फोर्स लगाया बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो हुआ ही नहीं, मतलब कोई भी बॉडी के अंदर चेंजेस ही नहीं आए, तो उसके अंदर आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो वर्क डन हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखना कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है,
नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपका हमेशा पॉजिटिव भी रहेगा, ये भी नेसेसरी नहीं है आपका हमेशा नेगेटिव भी रहेगा। तो आपका वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो किस केस में रहेगा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो उस केस में हम बोलेंगे ही नहीं कि वर्क डन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है अ बॉडी एट रेस्ट कैन हैव, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके पास क्या होती है। देखो एक चीज़ हमें समझनी होगी, जैसे अगर बात करूं कि कोई एक कार है आपकी, ठीक है, वो रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब क्या है कि वो मूवमेंट में ही नहीं है। जब अगर वो मूव नहीं करेगी तो इसका मतलब क्लियर है क्या भाई, उसकी स्पीड तो होगी ही नहीं, स्पीड तो जीरो ही होगी। तो अगर हम गति की बात करें तो वो तो जीरो हो जाएगी। दूसरी बात है वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी भी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी भी स्पीड का ही है। अगर आपकी स्पीड जो है उसके अंदर अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर दें, तो डायरेक्शन को अगर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी वेलोसिटी बन जाएगी। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो वेलोसिटी होती है। तो जब स्पीड ही नहीं है तो भाई वेलोसिटी भी नहीं होगी, तो ये भी आपका आउट हो गया। तीसरा चीज आपका मोमेंटम या संवेग की बात करते हैं। देखो मोमेंटम क्या है, इसका फॉर्मूला होता है पी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है एम वी, मतलब मास और वेलोसिटी दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो जब इसके अंदर भी वेलोसिटी है, तो जब वेलोसिटी नहीं है तो संवेग भी नहीं होगा, तो इसका मतलब मोमेंटम भी ऑप्शन से आउट हो गया। तो अपने भी स्पीड भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है और मोमेंटम भी नहीं है। बात करते हैं एनर्जी की। तो देखो एनर्जी क्या है इसको समझो, दो टाइप की एनर्जी होती है, एक तो एनर्जी होती है रेस्ट की और एक एनर्जी होती है मोशन की। मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसकी एनर्जी होगी और कोई मोशन में है तो उसकी भी एनर्जी होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसकी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी हम किसको बोलते हैं, रेस्ट की एनर्जी को। अगर मोशन के अंदर एनर्जी है तो उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो ये इनमें डिफरेंस है। एनर्जी तो है ही ना आपकी, चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, एनर्जी तो होगी। अगर रेस्ट पे है तो पोटेंशियल होगी और मोशन में है तो काइनेटिक होगी। तो ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा डी, दैट इज द एनर्जी और ऊर्जा। ये आंसर करेक्ट होगा। तो रेस्ट पर अगर कोई बॉडी है तो उसके अंदर क्या रहेगा, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है अ वर्क डन ऑन अ बॉडी व्हेन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि भाई आपका वर्क जो है वो किया हुआ कब माना जाएगा। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं अपने पास। फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, ठीक है, तो कोई बॉडी ले लेते हैं, ये उस पर फोर्स ने क्या किया, काम किया, बट बॉडी इज नॉट डिस्प्लेस्ड, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो अभी हम इसके कंसेप्ट के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि जब फोर्स आपका अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वर्क आपका हुआ ही नहीं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, वर्क का जो फॉर्मूला था उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब वर्क के अंदर जब डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं आपका, ये जीरो है, मतलब विस्थापन हुआ ही नहीं, जीरो है, तो भाई वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू जीरो जीरो ही आएगा। तो आपका ये तो रॉन्ग हो जाएगा कि वर्क यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। दूसरा है फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्ट हुआ बॉडी पे एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, बॉडी जो है उसने डिस्प्लेस भी हुई, मतलब उसने कुछ मूवमेंट भी किया। जैसे पहले कोई पोजीशन थी तो उससे अब क्या होगी, डिस्प्लेस हो गई। तो यहाँ पे आपका वर्क होगा। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द बॉडी, अब ये बोल रहा है कि आपका फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा, मतलब फोर्स की वैल्यू जीरो है। तो वर्क पे फिर से आ जाते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब आपका फोर्स ही जीरो हो गया तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो ये ऑप्शन का भी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी आउट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वो क्या होगा कि आपका फोर्स एक्ट किया बॉडी पे और बॉडी भी डिस्प्लेस हुई, मतलब बल शरीर पर काम भी किया और उससे शरीर क्या हुआ, विस्थापित भी हुआ। तो ये चीजें करेक्ट होती हैं। अगर आपका फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है तो ही वर्क डन होगा। अगर कोई भी एक चीज जीरो है तो फिर आपका वर्क भी नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर में हमको चलना है, देखो इसके अंदर इसने ये पूछा है कि आपका जूल जो है उसका रिलेशन है अर्ज के साथ में, तो वो कितना रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखो जूल और अर्ज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो रिलेशन आएगा वो याद रखना, 1 जूल जो है वो हमेशा इक्वल होता है आपका 10⁻7 अर्ज के, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। तो ये आपका हमेशा याद रखना, ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो यहां से हम कई चीजें समझेंगे, ठीक है। एनर्जी जो क्या है, देखो होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे एनर्जी है, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने कि 100 जूल को ये एक एनर्जी है। अब क्या किया, इसमें से कुछ एनर्जी का आपने काम कर लिया, तो कुछ एनर्जी का काम करने के बाद सपोज करो आपकी 50 जूल एनर्जी बची। तो ये 50 जूल तो एनर्जी है जो बची हुई है आपकी बॉडी के अंदर। बाकी की 50 जूल एनर्जी कहाँ चलेगी, वो आपकी वर्क के अंदर कन्वर्ट होगी, मतलब उससे क्या कर लिया आपने, काम कर लिया। तो वर्क की बात करो, ठीक है, तो वर्क भी किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल है ना। क्यों, क्योंकि जो वर्क किया है वो किसके इक्वल किया हमने, एनर्जी के इक्वल। जितनी एनर्जी हमारी लॉस होती है उतना ही हम काम करते हैं। तो काम और एनर्जी दोनों एक ही चीज है, जितना वर्क कर रहे हो वही एनर्जी के अंदर जा रहा है।
तो अब वर्क की यूनिट की बात की थी हमने अर्ज, तो ये भी वर्क में ही कन्वर्ट किया था जूल और अर्ज, तो ये किसकी यूनिट है? ये भाई एनर्जी की यूनिट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं हम किलो कैलोरी, तो कैलोरी क्या है? ये भी एक एनर्जी की यूनिट है। जैसे बोलते हैं कि भाई एनर्जी कितनी कैलोरी है, तो वो क्या है? एक एनर्जी की यूनिट है। दूसरी चीज़ की बात बात करते हैं हम कि एक वर्क जो है उसका फॉर्मूला एक और होता है पावर के फॉर्म में, या अगर फिर अपन बात करें एनर्जी जो है वो भी किसकी फॉर्म में होती है? पावर की फॉर्म में होती है। तो वो क्या होता है आपका, अगर आपको पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, पावर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? टाइम के साथ में, तो वो आपकी किसके इक्वल हो जाती है? एनर्जी के इक्वल या वर्क के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अगर हम पावर की यूनिट की बात करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक साथ चलती रही हैं, तो इससे ये भी याद रहेगा आपको कि पावर भी क्या है, अपना कंटेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस होता जा रहा है साथ में। पावर की यूनिट है अगर, वो होती है वॉट। ठीक है, अगर वॉट की बात करो या किलोवाट की बात करो, तो ये सारी किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट है। तो ये पावर का हो गया। अब यहाँ पे टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एनर्जी भी मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, किलोवाट है तो उसके साथ में टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया आपने आवर के साथ में, तो क्लो ये हो जाएगा आपका किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर ये यूनिट किसकी हो जाएगी? एनर्जी की हो जाएगी। तो आपका के डब्ल्यू एच जो है वो किलोवाट आवर है, तो ये भी यूनिट किसकी होगी? एनर्जी की यूनिट हो गई। क्वेश्चन में पूछा आपकी कि कौन सी यूनिट एनर्जी की नहीं है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, पावर की यूनिट क्या है? वाट, तो ये जो वाट जो है वो किसकी यूनिट है? पावर की। जबकि पावर के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करोगे ना तब जाके वो एनर्जी बनता है। तो अगर सिंपल पावर की यूनिट है ये, तो यही ऑप्शन से आउट हो जाएगा। मतलब ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि व्हाट इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा हुआ है ना, बॉल थ्रोन अ बर्ड्स इज टोटल एनर्जी इज। देखो ये चीज समझना ध्यान से, टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें या टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, तो वो आपका समीशन होता है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का प्लस काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है और एक गतिज ऊर्जा होती है। मतलब अगर हम बात करें, एक स्थितिज ऊर्जा होगी और उसके साथ में हम ऐड कर देंगे तो एक कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? आपकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। हम पहले ही बात कर चुके थे कि आपकी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी है वो रेस्ट की एनर्जी होती है, और गतिज ऊर्जा जो है वो किसकी एनर्जी होती है? मोशन की एनर्जी होती है। या फिर अपन काइनेटिक की बात करें, अब देखो, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को या बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हो तो वो वापस डाउनवर्ड भी आएगी। तो क्या होता है, देखो जब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी, अब मोशन में है तो काइनेटिक होगी। लेकिन एकदम से ऐसा नहीं होता है कि आपकी पोटेंशियल पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा आपकी पोटेंशियल क्या होगी? कम होना स्टार्ट हो जाएगी और काइनेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एक कम होती दूसरी बढ़ती जाती है। तो क्या है, आपका पोटेंशियल और काइनेटिक जो है ना वो एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा कम होगा एक बढ़ेगा। लेकिन जो टोटल एनर्जी है ना वो कंजर्व रहेगी। जैसे अगर आपकी टोटल एनर्जी 15 जूल है और उसमें से पोटेंशियल 15 है, अब सपोज करो कि तुमने मूवमेंट कराना स्टार्ट करते हो, अगर 1 जूल का मूवमेंट हुआ तो आपकी पोटेंशियल 14 रह जाएगी और काइनेटिक 1 चली जाएगी। नेक्स्ट टाइम पे पोटेंशियल 13 होगी, काइनेटिक 2 हो जाएगी। मतलब अगर एक इंक्रीज होगी तो दूसरी कम होती चली जाएगी, या फिर अगर एक कम होगी तो दूसरी इंक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन टोटल आपका कितना रहेगा? 15 जूल। तो एनर्जी की डेफिनेशन है ये कि आपका एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है कि आपकी एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। वो कभी भी आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब पोटेंशियल काइनेटिक में जा रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में जा रही है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो रिमेंस कांस्टेंट आपका रिमेन सेम, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज। देखो, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कौन करता है? अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक मोटर है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। इसका आंसर होगा आपका जनरेटर। जनरेटर क्या करता है आपका? मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल को अगर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन अगर पूछा जाता है आपको कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जनरेटर। और उसका अपोजिट अगर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कौन करता है, तो उसका आंसर क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक मोटर, अगर इसका अपोजिट में पूछा जाता है तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्लोरोफिल इन द प्लांट्स कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू। देखो क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट जो है, ठीक है, सनलाइट से जो लाइट एनर्जी आती है उस लाइट एनर्जी कहाँ जाती है? प्लांट्स के अंदर जाती है, और उससे प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो ये क्या करता है आपका,
जो लाइट एनर्जी है ना उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और फिर रासायनिक ऊर्जा क्या करती है, प्लांट्स का फिर ग्रो कराती है, क्योंकि उसको एनर्जी मिलती है कहाँ से, सनलाइट से। और उस सनलाइट की एनर्जी को क्या करेगा, या जो लाइट एनर्जी है उसको क्या करेगा, क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किलोवाट इकाई है, तो देखो अभी बात की हमने कि अगर हम पावर की यूनिट क्या है, अगर वॉट की बात करें या किलोवाट की बात करें, तो ये दोनों किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, पावर ही हो जाएगा। फोर्स के इनके हो सकता है कई बार क्वेश्चन पूछ ले आपसे। मोमेंटम फिर से बता रहा हूँ मैं, मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी, तो ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को मास और वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, मास दिया हुआ था, वेलोसिटी दी हुई थी और मोमेंटम पूछा था। तो अगर ऐसा आता है तो आप इस दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, मोमेंटम अगर पूछता है तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड, पूछा है कि काम, समय और किसका उत्पाद है। देखो पावर की जब हम बात की थी तो वर्क क्या बात किया था हमने, कि वर्क जो है वो पावर इनटू टाइम है। ये कोई दो क्वेश्चन पहले ही डिस्कस करके जा चुके हैं हम इसको, कि वर्क की बात करें या एनर्जी की बात करें, दोनों को अगर हम पावर के फॉर्म में लिखें तो क्या होता है आपका, पावर इनटू टाइम या शक्ति इनटू समय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, वर्क जो है वो पावर इनटू टाइम, मतलब पावर आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगर आपका फोर्स के फॉर्म में पूछता है तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और पावर के फॉर्म में पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर ऑफ अ मूविंग बॉडी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। देखो उसने पूछा कि पावर जो है वो किसकी फॉर्म में है। देखो हमें पता है वर्क डन कितना होता है, पावर इनटू टाइम। देखो एक ही फॉर्मूले पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, पावर इनटू टाइम। तो ये हो गया वर्क। अब प्रॉब्लम पता है क्या है आपको, पावर के साथ में क्या क्या दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ पावर, तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो वर्क और ये टाइम इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखो वर्क और डिस्टेंस टाइम की बात करें तो कोई ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है अपने को। मतलब भाई फोर्स का कंसेप्ट दिया हुआ है, वर्क के साथ में डिस्टेंस का दिया हुआ है, तो पावर का वर्क के साथ में टाइम का रिलेशन है, तो ये ऑप्शन आउट हो ही गया आपका। अब आपका वर्क, बाकी तीन ऑप्शन फोर्स की फॉर्म में है। देखो वर्क की अगर आप बात करें तो वर्क कितना होता है, वर्क की अभी बात की थी थोड़ी सी, तो कितना था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वर्क को राइट कर देता हूँ पावर इक्वल टू, अभी वर्क को रिप्लेस कर देता हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका, टाइम आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या था, ये आपकी वेलोसिटी थी, ये मोशन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। ये वेलोसिटी है, यहाँ से पावर कितनी आ जाएगी आपकी, फोर्स इंटू वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा फोर्स एंड वेलोसिटी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूजुअली पूछते हैं वो, तो इन पर थोड़ा सा अटेंशन रखना, और जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना आपस में। अगला पूछा है उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। देखो पावर की यूनिट फिर से पूछ ली उसने। तो पावर के देखो कितने कितने फॉर्मूले अपने पास। पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पावर निकालें तो कितनी आएगी, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। दूसरा फॉर्मूला अभी निकल के आया, थोड़ी देर पहले क्या था, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, फोर्स इनटू वेलोसिटी, एक ये भी निकल के आया था। यहाँ से देखो अगर निकालें हम पावर की यूनिट, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। जूल पर सेकंड की बात करें तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया, ये तो पावर है, यूनिट यूनिट है पावर की। दूसरा अगर इसको हम किलो के फॉर्म में लिखें तो देखो किलो जूल भी किसकी, वर्क की यूनिट आएगी, और टाइम को सेकंड की जगह आवर में लिखते हैं तो किलो जूल पर आवर, ये भी आपका पावर की यूनिट हो जाएगी। वॉट जो है वो क्या है, वो भी पावर की यूनिट है। तो इसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, किलोवाट आवर, ये पावर की यूनिट नहीं होगी। क्लियर है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इनसे रिलेटेड आपका जितना भी कंटेंट है उसको रीड कर लेना। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट्स अगर किसी के अंदर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना वो डाउट। ठीक है, थैंक यू ऑल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।